हो गया सब? हम्म हाँ? हम्म आज आ तो रही नहीं है अभी। हाँ, ओके ओके करिश्मा, ओके। सभी समाजजनों को मेरा नमस्कार। अपना सेशन चालू करने से पहले स्वर्गीय श्री मंगल प्रसाद राजपूत जी, स्वर्गीय श्री शामली प्रसाद आर्य जी, स्वर्गीय श्री अजय पाल जादौन जी को सादर श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारी अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा के भीष्म पितामह श्री रतिराम नंबरदार जी, श्री बालचंद तोमर जी इंदौर, श्री मोहन सिंह जी नगीना वाले अखिल भारतीय महासभा के अध्यक्ष डॉक्टर वीरेंद्र प्रताप गोरखपुरी, महिला अध्यक्ष श्रीमती बबीता तोमर जी, श्री प्रेमचंद शेखावत जी, डालचंद मराठा, श्री दिनेश मराठा जी, श्री ब्रजकिशोर जी को मैं नमस्कार करती हूँ व उनका धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा के द्वारा अपनी युवा पीढ़ी तथा बच्चों को स्काउट गाइड के बारे में बता सकूं तथा नशा मुक्ति के विषय में बता सकूं। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं कुमारी करिश्मा सिक्करवार राजपूत नूह मेवात से आपके सामने अपना विषय लेकर आई हूँ। मेरा प्रथम विषय है स्काउट एवं गाइड। स्काउट और गाइड किसे कहते हैं? स्काउट गाइड का अर्थ होता है गुप्तचर या अग्रगामी, एक ऐसी टुकड़ी जो अपनी सेना से आगे चलकर उनका मार्गदर्शन करती है। स्काउट एवं गाइड फौज का विषय है जिसमें हमारा कार्य छोटे छोटे बच्चों को स्काउटिंग की ट्रेनिंग देना होता है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स एक एसोसिएशन है। हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड के संस्थापक पंडित श्री राम वाजपेयी जी हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड के संस्थापक लॉर्ड बेडन पावेल हैं, जिन्होंने 1900 ईस्वी में अमेरिका इंग्लैंड के एक बोअर युद्ध जो उस समय हुआ था 1900 ईस्वी में, स्काउट गाइड की ट्रेनिंग से जीता था, जिसमें किशोर अवस्था के बच्चे ही जिन्होंने जासूस करके उनकी सहायता से जीता तथा वो उससे इतने प्रभावित हुए कि 1907 में उन्होंने स्काउटिंग फॉर बॉयज़ पुस्तक का प्रकाशन किया, जिससे वो बहुत प्रसिद्ध भी हुई। उसके पश्चात उन्होंने अपने ही आसपास के 20 युवक लड़कों को ले जाकर इंग्लैंड के ब्राउनसी द्वीप में एक शिविर लगाया। उसके पश्चात 1907 में भारत में स्काउटिंग आई तथा वह सिर्फ बॉयज़ के लिए सिर्फ बॉयज़ की थी तथा 1913 में स्काउटिंग जिसमें सिर्फ लड़कियां थी। इसके पश्चात भारत में जो स्काउटिंग आई लड़कों और लड़कियों के लिए, उसमें नेटवर्क इशू की वजह से थोड़ी दिक्कत हो गई। 1907 में जो स्काउटिंग थी जिसमें स्काउट्स हिस्सा ले सकते थे तथा 1913 में जिसमें गर्ल्स गाइड्स थी। लेकिन जो भारत में स्काउटिंग आई उसमें सिर्फ अंग्रेज ही हिस्सा ले सकते थे, जिसमें भारतीयों के लिए प्रवेश जिसमें एंग्लो इंडियन ही हिस्सा ले सकते थे। एंग्लो इंडियन जिनमें से एक अंग्रेज तथा एक इंडियन होता है। उसके पश्चात
जो हमारे पंडित श्री राम वाजपेयी जी हैं, जिन्होंने भारत में स्काउटिंग की शुरुआत की, जो भारत के स्काउटिंग के जन्मदाता हैं। वे रेलवे में नौकरी करते थे तथा साथ ही साथ वो राष्ट्र सेवा भी करते थे तथा समाज सेवा में अपने युवाओं को शिक्षा भी देते थे, जिसमें एक समय उन बाजार से लाए हुए सामान में एक अखबार आया जिसमें उन्होंने स्काउटिंग के बारे में ज्ञान प्राप्त किया। उससे वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने सारी पुस्तकें मंगाई तथा उनका अध्ययन करके भारतीयकरण किया। उसके पश्चात उन्होंने पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी, जिनको वह गुरु मानते थे, उनके सामने अपनी बात रखी तथा पंडित माफ करना वे उनसे इतने प्रभावित हुए तथा उन्होंने वायसराय से 1920 में सिफारिश की कि स्काउटिंग के द्वार भारतीयों के लिए भी खोले जाए, परंतु वायसराय ने अपनी असमर्थता बताते हुए बताया कि स्काउट एंड गाइड एक एनजीओ है जिसके अध्यक्ष लॉर्ड बेडन पावेल है तथा इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। 1921 में लॉर्ड बेडन पावेल जी भारत आए तथा वायसराय ने उनका परिचय पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी से कराया तथा पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने जब अपनी बात उनके सामने रखी तो उन्होंने भारत के बच्चों के लिए स्काउटिंग के द्वार खोलने से साफ मना कर दिया, जिससे भारतीयों में अत्यंत रोष पैदा हुआ। उसके पश्चात उन्होंने सभी भारतीयों ने अपने अपने अलग से दल खोलने स्टार्ट कर दिए। उसके बाद जब 1938 में एक जम्बूरी रखी गई जो कि भारत में रखी गई थी, उसमें पंडित श्री मदन मोहन मालवीय जी और पंडित श्री राम वाजपेयी जी ने अपनी विनती करके अपनी जो उनकी शिविर में जो उनके साथ के साथी थे उनसे अपने सबसे आगे जाके उनको बैठाया, उनसे विनती की हम इसमें हिस्सा नहीं ले सकते, परंतु ऐसा तो हो कि हम सामने से देख ही रहे उन्हें। तो उन्होंने उसकी अनुमति दे दी। जब लॉर्ड बेडन पावेल अपना झंडा फहराने के लिए आगे बढ़े तो उसकी रस्सी अटक गई तथा अंग्रेजी जितने स्काउट थे उन्होंने ऊपर चढ़ने से मना कर दिया। उसके पश्चात पंडित श्री राम वाजपेयी जी ने उनसे अनुमति ली, क्या हम इसको करके देखें, तो उन्होंने अनुमति दी तथा उन्होंने अपने साथी को खड़ा किया। वो टक टक कर उस जो डंडा था उस पर चढ़ गया। जब वो ऊपर चढ़ा तो उसका वजन, वह जो डंडा था जिसपे झंडा लगा था, उसका वजन वह सहन नहीं कर पाया और वो बीच में से टूट गया। तो उन्होंने अपने कैची के अकॉर्डिंग उसको पकड़ा और स्काउट एंड गाइड्स के पास एक रस्सी होती है जिसकी सहायता से उसने उसको वहां से बांधा और उसके बाद उन्होंने उस झंडे को ठीक किया और सीधे आकर पंडित श्री राम वाजपेयी जी को सलामी दी। उसके बाद जो लॉर्ड बेडन पावेल है वो ये सोच रहे थे कि इसके अध्यक्ष तो हम हैं, लेकिन वो इस चीज़ से अत्यधिक प्रभावित हुए और उसके बाद पंडित श्री राम वाजपेयी जी ने उनको ध्वजारोहण के लिए आगे इनवाइट किया। उसके पश्चात वो इतने खुश हुए कि उन्होंने भारतीय बच्चों के लिए स्काउटिंग के लिए अनुमति दे दी तथा 1938 में सरकारी ग्रांट उन्होंने 120 रुपए के ग्रांट से अपनी अनुमति दी। उसके पश्चात उन्होंने पंडित श्री राम वाजपेयी जी को विदेश बुलाया जिसमें उनको स्काउटिंग की ट्रेनिंग दी गई थी। उसके पश्चात उन्होंने पंडित श्री राम वाजपेयी जी ने 1928 में हिंदुस्तान स्काउटिंग एसोसिएशन की शुरुआत की, जो सरकारी निजी कारणों की वजह से 1950 में उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया तथा भारत स्काउट एंड गाइड्स को अनुमति दी गई।
भारत स्काउट एंड गाइड्स और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स दोनों एनजीओ संस्थाएं अलग हैं, लेकिन उनका कार्य सेम है। उनके जो भी रूल्स होते हैं वो सब सेम है, लेकिन बस नाम ही अलग है। और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स जब रोक लगा दिया गया तो एक ही संस्था के कार्य काफ़ी बढ़ गए थे। भारत स्काउट एंड गाइड्स के कार्य बढ़ गए, बच्चों की संख्या ज़्यादा बढ़ गई, जिसके कारण राष्ट्रपति जी ने गुजारिश की कि एक और संस्था बनाई जाए ताकि उसके अंदर ज़्यादा कोई दिक्कत ना आए तथा उनका कार्य आधा बांट दिया जाए। उसके बाद हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का पुनर्जन्म हुआ, जिसको हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड एसोसिएशन नाम दिया गया, जो 26 नवंबर 1998 को दिल्ली सरकार के रजिस्ट्रार द्वारा SS एक्ट 21/1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। अब इसके पश्चात हिंदुस्तान एंड गाइड का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है? हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड्स का मुख्य उद्देश्य होता है नर सेवा नारायण सेवा, अर्थात नर की सेवा ही नारायण की सेवा होती है। इसमें हमारा मेन मोटो यही होता है, और हम बच्चों को स्काउट एंड गाइड्स की नॉलेज क्यों सिखाएं? इससे अगर हम बच्चे को स्काउट एंड गाइड्स की ट्रेनिंग देते हैं तो हमारे बच्चे, एक तो उनका मानसिक विकास होगा, माफ करना, तो इससे एक तो बच्चा अपनी प्रकृति 3 से 5% 10th क्लास में, मुझे माफ करना, नेटवर्क का थोड़ा इशू हो रहा है। तो बच्चों को हम स्काउटिंग की शिक्षा क्यों देते हैं? मेरा यही विषय चल रहा था। इसमें बच्चे का मानसिक विकास होगा और बच्चा प्रकृति के बहुत ही पास आएगा, क्योंकि स्काउट और गाइड पर्यावरण का मित्र होता है तथा एक स्काउट दूसरे गाइड का भाई या बहन ही होता है। स्काउट और गाइड वफादार होते हैं तथा एक दूसरे के सुख या दुख में हमेशा साथ ही देते हैं। और स्काउट एवं गाइड की शिक्षा लेने पर, ट्रेनिंग लेने पर 3 से 5 अंक 10वीं कक्षा में, 3 से 5 अंक 12वीं कक्षा में तथा आगे सेंट्रल कॉलेज के लिए भी इसका काफ़ी लाभ होता है। इसमें बच्चे आगे चलकर अपनी समाज सेवा के कार्य में भी जुड़ सकते हैं तथा उनको बड़ों की बातें कैसे माननी होती है, हर एक परिस्थिति में इंसान को कैसे रहना है, कैसे कार्य करना है, ये सारी चीज़ें इनमें सिखाई जाती हैं। और स्काउट एंड गाइड्स, आपने हमारे विपिन रावत जी का नाम सुना होगा, वो भी एक स्काउट ही थे। विपिन रावत जी के साइड में स्काउट का बैच भी है, और एक हमारे NS जो इस समय हैं वो 8 वर्ष तक पाकिस्तान में रहे तथा उन्होंने पाकिस्तान की जितनी भी जानकारी थी वो अपनी सेना को दी। तो स्काउट और गाइड हर एक देश की सेना में पाए जाते हैं तथा मैं आप सभी से आशा करूंगी कि आप अपने बच्चों को स्काउट और गाइड की नॉलेज दें ताकि बच्चे आगे चलकर बढ़ें। और इससे जुड़े रहने से आगे हमें राज्यपाल अवार्ड, जो कि मुझे 2019 में मिला था, उसमें आपको आगे राष्ट्रपति अवार्ड भी राष्ट्रपति अवार्ड की भी आप तैयारी कर सकते हैं तथा इसमें आप रेलवे की नौकरी में भी लाभ उठा पाएंगे तथा अन्य और भी काफ़ी नौकरियां हैं जिनके लिए आपको सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उससे आप अपने बच्चे का जीवन सुधार सकते हैं। इसके बाद मेरा दूसरा विषय है नशा का। आप सभी ने नशा के बारे में तो सुना ही होगा। नशा एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी व्यक्ति की हंसती खेलती जिंदगी बर्बाद कर सकता है और नशा ही है जो किसी भी समाज के आगे बढ़ने से रोक सकता है। जिस घर में व्यक्ति नशा करता है उस व्यक्ति से
समाज का हर व्यक्ति हीन भावना से देखता है तथा उसको कोई भी अपने पास बैठाना पसंद नहीं करता। मैं परोपकारी सभा ट्रस्ट में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ तथा हमारे परोपकारी सभा के जो अध्यक्ष हैं वो सत्येंद्र कुमार जी जो चरखी दादरी से हैं तथा उनसे हम स्काउटिंग में ही मिले तथा उन्होंने हमें आगे नशा के बारे में उससे जुड़ने के लिए भी प्रेरणा दी तथा अगर मैं स्काउटिंग में नहीं जाती तो मुझे ये नहीं पता चलता कि हमें आगे जाके क्या करना चाहिए। तो मैं सभी से यही गुजारिश करूंगी कि समाज के हर एक कार्य में सबको अपनी भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि जब व्यक्ति अपने घर से आगे निकलेगा, अगर एक घर में ही वो रुक जाएगा तो आगे समाज का कार्य कौन करेगा, और अगर समाज वाले आगे चल के कार्य नहीं करेंगे तो हमारे देश की तरक्की भी नहीं हो पाएगी। तो नशा सबसे ज़्यादा बेकार होता है। हमारे जो 27% कारण जो होता है दुर्घटना का वो नशे की वजह से होता है। अगर व्यक्ति नशा करेगा तो घर में हिंसा होगी। आपने कई बार न्यूज़ सुनी होगी कि आज इस घर में ये कलेश हुआ, किस वजह से हुआ? सिर्फ नशे की वजह से। 48% जो लिवर सिरोसिस होता है वो नशे के कारण होता है तथा हम नशे की वजह से, ऐसा नहीं है कि हम नशा खुद कर रहे हैं तो हमारे घर में बच्चों को कोई हानि नहीं होगी, ऐसा कुछ नहीं है। 4 गुना जो चांसेस होते हैं, अगर घर में एक व्यक्ति नशा कर रहा है तो 4 गुना चांस ये बढ़ जाते हैं कि उस घर के बच्चे भी नशा ही करेंगे। यहाँ तक कि अगर उसमें वो कम कर रहा है ना, उससे ज़्यादा उनके बच्चे नशा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उस माहौल में ढल जाते हैं। वो सोचते हैं कि जब हमारे बड़े कर रहे हैं तो ये तो कोई अच्छी चीज़ ही होगी कि हाँ भाई बड़ों ने नशा किया तो ये अच्छी चीज़ है। लेकिन नहीं, नशा हमारी पूरी शरीर को ख़त्म कर देता है। शरीर के साथ साथ हमारी जो रिस्पेक्ट बनी होती है समाज में उसको ख़त्म कर देता है। नशे के कारण ही हम किसी के सामने ना तो उठ सकते हैं, ना बैठ सकते हैं और ना ही हमारी कोई इज्जत होती है। दूसरा, नशे के कारण जो हमारे रिवर है उसमें वो खराब हो जाता है। जहाँ व्यक्ति ज़्यादा जिएगा वहाँ उसके जीने के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, जो हमारे हरियाणा में सबसे ज़्यादा प्रचलित है हुक्का। हुक्का हमारे हर घर में सबको पाया जाएगा, जिसमें कहते हैं कि हुक्का पीना बड़े बूढ़ों की शान है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हुक्का एक व्यक्ति पी रहा है तो उसके घर के बाकी बच्चे भी बीमार पड़ेंगे, क्योंकि उससे निकलने वाला धुआं बच्चों जब सांस लेते हैं तो उनके सांस के थ्रू उनके रिवर में जाएगा, तो छोटे बच्चे भी उसका शिकार बन जाते हैं। हमें लगता है कि नशा तो हमने किया, सिगरेट हमने पी, शराब हमने पी, लेकिन उससे तुम्हें क्या दिक्कत हो गई? अरे दिक्कत तो होगी ना, जो धुआं उससे निकलेगा, बच्चा सांस लेगा तो शरीर में तो जाएगा ही। तो सेकंड हैंड नशा वो भी कर रहा है। हम तो फर्स्ट हैंड कर ही रहे हैं कि हाँ हमने सीधे लिया और पी लिया, लेकिन उससे निकलने वाला धुआं जो है उसके चक्कर में तो जो छोटा बच्चा है वो भी नशा कर रहा है। तो उससे क्या होगा? जहाँ वो आगे तक जिएगा वहाँ वो जल्दी इस दुनिया से चला जाएगा। तो हमें ये करना है कि नशा हम ना करें, इस चीज़ का हमें ध्यान देना है। हमें नशे को छोड़ना है। आपने अभी सुना होगा 8 अक्टूबर की न्यूज़ है कि एक माँ ने नशे के लिए अपने बच्चों को पैसे नहीं दिए तो उनके बच्चों ने, उनके लड़कों ने क्या किया? तवा मार के उसकी हत्या कर दी। तो इससे क्या हुआ? जो उनका मानसिक संतुलन है वो बिगड़ गया। ना तो उनके अंदर सोचने समझने की शक्ति हुई और उन्होंने क्या किया? जो वो नशे के चक्कर में पागल हो गए और उन्होंने अपनी माँ की ही हत्या कर दी, जिससे आगे जाके उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन मेन पॉइंट है कि हम नशा क्यों करें? जिससे हमारे परिवार वाले ही खुश ना रह सकें। दूसरा,
ऐसा हम अपने आस पास अपने घरों में ही देख लें। नशे के कारण कई बार हम रास्ते में चलते हैं तो देखते हैं कि कोई इंसान कहीं पे भी पड़ा रहता है। क्यों? उसको ये होश नहीं रहता कि उसने नशा किया तो उसको कहाँ जाना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, उसको कुछ ध्यान नहीं रहता। बस वो अपने आप में उसने नशा किया और उसका जो दिमाग है, जो मानसिक संतुलन होता है, वो वह खो बैठता है, उसका ध्यान वो नहीं देता। तो मैं अपने समाज से सबसे यही विनती करूंगी कि कोई भी नशा ना करे, तथा सबसे अच्छा और मैं आभार प्रकट करूंगी अपनी अखिल भारतीय कचेर कचेर राजपूत सभा से, महासभा से, जिन्होंने मुझे आज यह अवसर दिया कि मैं अपने समाज को आगे आने वाली बुराइयों के प्रति जागरूक कर सकूं, नशा मुक्त समाज हमारा हो, ताकि अगर हमारा समाज नशा मुक्त होगा तो हम अपने समाज को आगे बढ़ा पाएंगे, अपने समाज की तरक्की कर पाएंगे। तथा जो हमारे समाज में अगर कोई दिक्कत आए तो हम सब एक साथ एकजुट हो। अगर हमारे समाज के लोग ही नशा करेंगे तो अगर कोई परेशानी आएगी तो ना तो हम एक साथ हो पाएंगे और ना ही हम नशा पे रोकथाम कर पाएंगे। तो और दूसरा होता है कि शराब तो हमने पी, उसके बाद जो हम सिगरेट पीते हैं, सिगरेट पीने के बाद एक फिल्टर निकलता है जिसको हम ऐसे ही फेंक देते हैं। उससे क्या होता है, वो फिल्टर काफी सारा इकट्ठा होता है और हमारे पर्यावरण को प्रदूषित कर देता है। उससे अब हमें ये है कि हम उससे बचाव कैसे करें। अब बचाने का तरीका ये है कि जो दुकान वाले हैं, एक तो हम उस पर प्रतिबंध लगाएं। सरकार से यह गुजारिश करें कि नशे को रोक दिया जाए, तथा कोई भी व्यक्ति किसी का नशा नहीं छुड़ा सकता। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब तक व्यक्ति अपने अंदर ये चीज नहीं लाएगा कि हमें नशा नहीं करना चाहिए, दूसरा व्यक्ति नशा नहीं छुड़ा पाएगा। तो इसके लिए हम अपने परिवार वालों को ही इस चीज का ध्यान दिलाएं कि वो समझाएं, अपना परिवार वालों को हम खुद समझाएं कि इससे आप नशा मत करो वरना आपको ये परेशानी होगी, आपको दिक्कत आएगी। इसलिए हमें इस चीज का खास तौर पर ध्यान देना चाहिए। दूसरा, नशा हमारे शरीर को किस प्रकार नष्ट करता है। सबसे पहले हमारे अंदर जो शराब वगैरह है, ये कहते हैं ना कि थोड़ी शराब से कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ी थोड़ी शराब भी पिएंगे तो हमारे शरीर का जितना भी पार्ट है वो अंदर से डैमेज हो जाएगा। जो हमारा लिवर है उसका जो कार्य है वो रुक जाएगा और लिवर सिरोसिस के कारण भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद जो हमारी सिगरेट वगैरह से जो फिल्टर निकलता है, जो बट निकलता है, उसका हम क्या करें, उनको हम इकट्ठा करें तथा उनको गड्ढे में डाल सकते हैं, या फिर उसका रिसाइकल यूज भी हो सकता है जिससे हम कुछ चीजें बना भी सकते हैं, जिससे हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने से रोक सकते हैं। क्योंकि जो हुक्का, सिगरेट आदि से जो धुआं निकलता है, यह हमारे पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। इसलिए हमें ध्यान देना चाहिए कि हमें नशा ना करें, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू ना खाएं। और सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि हमारे समाज में जो सबसे गंदा नशा होता है ड्रग्स, इसका इस्तेमाल बहुत किया जाता है जबकि यह अवैध है। सरकार इस चीज के लिए परमिशन नहीं देती, लेकिन फिर भी चोरी छुपके से गांजा, चरस, ड्रग्स ये बेचे जाते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए कि बच्चों इन चीज़ों को मत करो, इनसे आपको दिक्कत होगी, आपको परेशानी होगी, आप आगे जाके कुछ भी नहीं कर पाओगे। कहते हैं ना कि नशा से क्या मिलती है, हमारा दिमाग, कहते हैं कि अगर हमने नशा कर लिया तो हमारा दिमाग शांत हो जाता है। शांत तो होगा लेकिन शांत से शांति आएगी और शांति से वो ओम शांति में बदल जाएगा।
क्योंकि जब तक दिमाग में शांति आएगी हमारे शरीर की सारी क्रियाएं शांत हो जाएंगी, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और जब सब कुछ नष्ट हो जाएगा तो फिर वो सब कुछ, हमारा पूरा शरीर भी नष्ट हो जाएगा और हम मर सकते हैं। क्योंकि नशे के कारण ही ऐसा है कि हम अपनी सारी शरीर को नष्ट करा देते हैं, जिससे हमारे सोचने समझने की शक्ति सारी खत्म हो जाती है। हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है, और जब लिवर काम करना बंद कर देगा तो हम फिर आगे कैसे जिएंगे। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारी जो युवा पीढ़ी है उन सब से अनुरोध है, कृपया आप नशा ना करें और ना ही किसी को करने दें। हमारी परोपकारी सभा ट्रस्ट जो हमारी एक NGO सभा है, उसके अकॉर्डिंग हमारा एक नंबर है जो है 90-508-91-508। इस पर आप हमें किसी की भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिसमें आपका नाम गुप्त रखा जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें तथा अपने आसपास हो रहे नशे को रोकें और ध्यान दें कि आगे जाके नशा ना हो। अगर हमें अपना समाज शिक्षित बनाना है, अच्छा बनाना है, तो हमें नशा रोकना ही पड़ेगा, नशे को ख़त्म ही करना पड़ेगा। और दूसरा, जो हमारे घरों में हुक्का वगैरह चलता है उस पर आपको प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, क्योंकि हुक्का हमारे फेफड़ों को कमज़ोर कर देता है और सारी जो हमें खांसी वगैरह होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ये सारा कुछ नशे की वजह से ही होता है। तो आगे से आप सभी भी ध्यान दें कि आप नशा ना करें और यह ध्यान दें कि और नशे के प्रति जागरूक करें। और आप सभी से एक और मैं कहना चाहूँगी कि जो हमारी समाज है उसमें एक और हम कोई प्रोग्राम चला सकते हैं जो इस पे हम नशा के लिए प्रतिबंध लगाने के लिए हम अपने समाज को जागरूक कर सकें, जिसमें हम उनसे विनम्र निवेदन करें कि अपने बच्चों को समझाएं। क्योंकि हमारी समाज में भी ऐसा होता है कि काफ़ी 10 में से 5 घर ऐसे होंगे जिनमें नशा जरूर ही करते होंगे। तो अगर हमें अपनी समाज आगे बढ़ानी है तो नशा ना करें तथा उनको जागरूक करें। और जो हमारी सरकार है, ये बात सच है कि हमारी जो सरकार है उसमें बीड़ी, तंबाकू और शराब आदि पर पूरी तरह से प्रतिबंध नहीं है। अब सरकार का तो ये है कि सरकार के पास तो पैसा आएगा, लेकिन वो पैसा कहाँ से जाएगा? हमारे घर से। सबसे ज़्यादा नशा कहाँ करते हैं? सबसे ज़्यादा जो नशा किया जाता है वो गरीब परिवारों में से ही किया जाता है। अब जो गरीब परिवार है वो गरीब क्यों है? वो गरीब इसलिए है क्योंकि उसने जितना भी पैसा कमाया, अपने घर के जो बच्चे हैं वो तो भूखे रहे। उनको कोई मतलब नहीं है कि हमारे बच्चे भूखे हैं, प्यासे हैं, वो पढ़ पा रहे हैं या नहीं। बस वो ये सोचता है, जो हमारे घर का मुखिया होता है, जो गरीब परिवार का मुखिया होता है, वो ये सोचता है कि बस मैंने कमा लिया और मैंने अपने पैसे नशे में उड़ा दिए। वो यह जवाब देता है कि मैंने जो है अपना ही उड़ाया, मैंने आपका क्या किया? मैंने तो आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। लेकिन उसकी गलती ये है कि उसके ऊपर जो है अपने परिवार का पूरा उसका लालन पालन की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, लेकिन वो इस चीज़ को ध्यान नहीं देता, क्योंकि नशा इंसान को पागल बना देता है। तो हमें नशे से हमेशा बचकर रहना चाहिए। नशे के कारण इतनी सारी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, क्योंकि नशा हमारे दिमाग के संतुलन को बिगाड़ कर रख देता है। इसलिए हमें नशे के प्रति जागरूक होना ही पड़ेगा, नशे से बचकर रहना पड़ेगा, ताकि हमें कोई आगे जाके दिक्कत ना हो। अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए हमें सारी चीज़ों को ध्यान पर रखना चाहिए, ना कि ऐसा कि
बस नशे करते जाओ करते जाओ करते जाओ, और हमारी समाज फिर इससे आगे नहीं बढ़ पाएगी। दूसरा, हमारे जो बच्चे होते हैं वो स्टार्टिंग से नशा करना नहीं सीखते। उनको नहीं पता नशा कैसा होता है कैसा नहीं होता, उनको कुछ नहीं पता। बस बात कहाँ आती है, स्कूल से कोई बच्चा निकला, स्कूल तक वो ठीक है, उसको कुछ नहीं पता नशा क्या होता है, कुछ नहीं पता। या तो वो नशा स्टार्टिंग में जब सीखेगा जब तुम्हारे घर परिवार में कोई नशा करता होगा, या तो वो तब सीखेगा, या तब सीखेगा जब वो स्कूल पास आउट करके कॉलेज में पहुंचेगा। कॉलेज में वो अपने दोस्तों को देखेगा, उसके दोस्तों के साथ वो सोचेगा कि एक बार उसको मैं टेस्ट करके देखूं कि इसका टेस्ट होता कैसा है। उसका टेस्ट करने के बाद उसको उसकी लत लग जाती है, आदत लग जाती है। कहते हैं ना, संगति अगर अच्छे की जाए तो हम अच्छे बनेंगे, और अगर हम संगति बुरे की करेंगे तो हम बुरे बन जाएंगे। तो उससे बच्चा जो हमारा है वो पहले ठीक है, लेकिन संगति की वजह से वो नशा करना सीख जाता है। उसके बाद उसको ये ध्यान नहीं रहता नशा करने के बाद कि वो अपनी माँ से बात कर रहा है, अपनी बहन से बात कर रहा है, या अपनी पत्नी से बात कर रहा है। उससे उस चीज का कोई मतलब नहीं होता। उसको सिर्फ उस समय सिर्फ नशा चाहिए। नशे के लिए आजकल सब ना तो अपने बाप को देखते हैं ना अपने भाई को देखते हैं। वो नशे के लिए इतने पागल हो गए हैं कि उनको अगर नशे के लिए पैसा नहीं मिला तो वो किसी की भी जान ले सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए? एक तो अपने बच्चों को स्टार्टिंग से नशे की जितनी भी हानि है, जितने भी कि इसके अगर तुम करोगे तो इसके साइड इफेक्ट क्या है, तो छोटे से ही समझाने शुरू करें कि ये सारी चीजें अच्छी नहीं है। दूसरी बात, अपने घर में आप ध्यान दो कि आप नशा ना करो, क्योंकि अगर आप नशा करोगे तो बच्चा देखेगा, और जो बच्चा देखता है वो ही आगे जाकर करता है। अगर हमारे परिवार में कोई व्यक्ति नशा करेगा तो बच्चे उसके संपर्क में आएंगे, और जैसे बच्चों का तो यही होता है, वो जैसा देखते हैं वैसा ही वो करते हैं। तो इसलिए हमें अपने बच्चों को अवेयर करना चाहिए, और ना ही अपने घर में नशे का इस्तेमाल करना चाहिए। और हमारे धर्म के अनुसार नशा कौन करता है? जो हमारा हिंदू धर्म होता है उसमें तो नशे को कभी भी सही बताया ही नहीं गया। क्योंकि असुरी, अगर हम अपने रामायण को पढ़ेंगे, महाभारत को पढ़ेंगे, तो उसमें हमेशा हम यही पाते हैं कि नशा जो होता है, मदिरा का सेवन हमेशा राक्षसों ने किया है। क्या कभी हमने ये पढ़ा है कि हमारे किसी भी भगवान ने नशा किया? कभी भी नहीं पढ़ा। तो जब हमें पता है कि जो नशा होता है उसका सेवन राक्षस प्रवृत्ति के लोग करते हैं, तो हम क्यों नशा करें? क्यों ऐसी चीजें अपनाएं जो एक इंसान नहीं करता, जो ना कभी हमारे भगवानों ने किया है, ना हमारे आने वाली जो हमारे पहले पूर्वज रहे हैं उन्होंने भी नशा नहीं किया। लेकिन अब ऐसा क्या है कि हमें नशा करना है? ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हम नशे के बिना नहीं रह सकते? जबकि नशा अगर हम ना करें, उसकी जगह जितने पैसों का हम नशा करते हैं उसकी जगह अगर हम कुछ अच्छा खाएं पिए, तो उससे हमारा शरीर भी स्वस्थ होता है, ताकतवर होता है, और हमारे जो समाज है वो भी आगे बढ़ेगी। और ना ही अगर हमारे घर में परिवार में कोई नशा करेगा तो सबकी इज्जत बनी रहेगी, ना तो कोई उसको हीन भावना से देखेगा। क्योंकि जो व्यक्ति नशा करेगा उसकी कोई भी इज्जत तो करता ही नहीं है, किसी को फर्क नहीं पड़ता। और दूसरी जो बात होती है कि नशा करना जो है वो हमारे दोस्त, मतलब हमारा मित्र सिखाता है, यह हम कारण पाते हैं। लेकिन सच बात तो यह, जो हमारा दोस्त होगा, जो सच्चा दोस्त होगा, वो हमें कभी गलत काम सिखा ही नहीं सकता। और एक व्यक्ति आपको शराब कब पिला सकता है? एक समय, 2 समय, लेकिन जब आपको उसकी लत लग जाएगी तो वह व्यक्ति भी आपसे दूर चला जाएगा। क्योंकि वो सिर्फ अगर आपका भला चाहता तो वो आपको इन चीजों में छोड़ता ही नहीं, वो उन चीजों की आपसे शुरुआत कराता ही नहीं।
वो आपको हमेशा समझाता कि यह करना गलत है। वो खुद इतना नहीं करेगा, लेकिन जो ज़्यादा आपसे कराएगा, जो आपको नशे के लिए जागरूक करेगा, वो कभी आपका दोस्त नहीं बन सकता, वो आपका दुश्मन ही होगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान दें कि नशा ना करें, क्योंकि नशा करोगे तो आप अपने परिवार से दूर चले जाओगे और ना ही आप अपने परिवार का ध्यान रख पाओगे। और परेशानियों में क्या है, जितने भी आप पैसे कमाओगे वो सारे आप नशे में उड़ा दोगे। उसके बाद क्या होगा, ना तो आप अपने घर वालों का ध्यान रख पाओगे, ना आप अपने बीवी बच्चों का ध्यान रख पाओगे। और एक न्यूज़ के अकॉर्डिंग मैंने एक न्यूज़ देखी जिसमें एक पति ने नशे की वजह से अपनी ही पत्नी का कान काट दिया। क्यों? क्योंकि उसको होश ही नहीं था कि वो कर क्या रहा है। उसे बस था कि नशा किया, उसको और ज़्यादा नशा करना है। अब जब उसको इतना नशा करना है तो पत्नी तो रोकेगी ही, वो तो मना करेगी, क्योंकि वो आपकी सच्ची साथी है, क्योंकि वो यह करना गलत है। लेकिन उसने उसकी बात ना सुनकर उसका सीधा कान काट दिया। तो इसका मेन कारण क्या हुआ? नशा। नशा आपका नाश कर देगा, चाहे आप कितने ही अच्छे हो, लेकिन अगर आप एक बार नशे के चंगुल में फंस गए तो वो आपका सब कुछ खत्म कर देगा। नशा का उल्टा ही नाश होता है। नशा को अगर आप देखें तो नशा का क्या हो गया? शान बन गया। अब शान के चक्कर में आप अपना नाश कर दोगे। आप बोलते हो कि नशा जो होता है उसका उल्टा शान हो गया, लेकिन शान के चक्कर में क्या हो गया? आपका सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। आपके पास ना तो पैसे बचेंगे खाने के लिए, और जब आपके पास पैसे खाने के लिए नहीं बचेंगे और नशे की एक बार लत होगी तो आप क्या करोगे? घर का भी सब कुछ बेच दोगे, क्योंकि आपको सिर्फ अगर एक बार उसकी लत लग गई है तो आप उससे नहीं बच पाओगे। तो इसलिए आपको नशा नहीं करना है। दूसरा, जो हमारे बच्चे हैं, ध्यान दें कि आप अपने घर में नशा ना करें, क्योंकि उससे निकलने वाले धुएं से आपके बच्चे भी बीमार पड़ेंगे और आगे जाके दिक्कत जो उनको होती है, फेफड़ों की दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, उनको सांस लेने में आगे जाके दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि वो जो उनके फेफड़ों में जो धुआं जा रहा है वो उसको जाते जाते बहुत लंबा समय हो जाएगा, जिसके कारण उनको लिवर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। और दूसरा है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसकी पत्नी नशा करे, ऐसा नहीं है कि जो नशा है वो सिर्फ पुरुष करता है, नहीं, महिला भी नशा करती है। तो कई बार ऐसा होता है कि महिला अगर नशा करे और अपने पति को प्रताड़ित करे तो इससे सरकार, जो हमारी अदालत है, उसके अकॉर्डिंग महिला को भी सजा दी जाती है, तथा जिसमें उसको साबित करके पुरुष उसको सजा दिला सकता है, जिसमें वो उससे दूर भी हो सकता है कि उसे उसके साथ नहीं रहना, तो उससे वो दूर भी हो सकता है। तो इसलिए सभी से यही विनती है कि ना तो वो खुद नशा करें, और औरतें अपने यहाँ पे तो कम पाई जाती हैं, बाहर जो है दिल्ली साइड, वहाँ लड़कियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं जो नशा करती हैं। तो नशा तो हमें किसी को भी अच्छा नहीं है। पुरुष के मुकाबले महिलाएं, जिनको नशे से ज़्यादा दिक्कत आती है, उनको ज़्यादा परेशानी होती है। तो ना तो पुरुष को नशा करना चाहिए और ना ही किसी महिलाओं को नशा करना चाहिए। तो मेरे जो आज के टॉपिक थे, एक तो नशा मुक्ति से रिलेटेड था, तथा दूसरा मेरा स्काउट एंड गाइड से। तो मैं अपनी युवा पीढ़ी को यही संदेश देना चाहूँगी कि हमेशा वो नशा से दूर रहें। और हिंदुस्तान स्काउट एंड गाइड से मैं डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर हूँ, तथा नशा मुक्ति परोपकारी सभा ट्रस्ट, जिसमें मैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर हूँ।
आप हमारी संस्थाओं से जुड़ भी सकते हैं, जिसमें आप हमारी संस्थाओं से जुड़े और हमारा सहयोग आप कर सकते हैं। नशा मुक्त भारत अगर होगा तो हमारा भारत अधिक तरक्की करेगा, हमारा समाज अधिक तरक्की करेगा। हमारे जो समाज में आने वाले जो भावी बच्चे हैं जो आगे आएंगे, अगर हम पहले ही नशे पर रोकथाम कर देंगे तो आने वाले जो बच्चे होंगे उनको तो नशे के बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। तो हम अभी जो नशे पे अगर हम रोकथाम करें तो हम आने वाले बच्चों को भी इस चंगुल से बचा सकते हैं। तो मैं आप सभी से यही विनती करूंगी कि आप अपने घर में, अपने परिवार में सबको नशे के लिए अवेयर करें और स्काउट एंड गाइड्स की ट्रेनिंग अपने बच्चों को जरूर दिलवाएं, क्योंकि स्काउट एंड गाइड्स से हम अपने बच्चों के आने वाले भविष्य में उस आने वाले भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। तथा मैं अखिल भारतीय कचेरा राजपूत महासभा का दोबारा धन्यवाद करना चाहूँगी, जिन्होंने मुझे यह अवसर दिया और मुझे इस लायक समझा। आशा है कि आप सभी को मैंने जो बातें समझाई हैं आप उन पर ध्यान दोगे। अगर मुझसे कोई गलती है तो छोटी बहन या बेटी समझकर आप मुझे माफ़ कर दोगे। तथा इसी चीज़ से लेकर मैं अब अपना सेशन को समाप्त करना चाहूँगी और आप सभी को धन्यवाद।